हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे विज्ञान में कक्षा 7 का विज्ञान है, जंतुओं में पोषण। और चैप्टर इकाई है, 7वां इकाई है। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे कि जंतुओं में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन अंतःग्रहण की विधियां हम देखेंगे। मानव में पाचन कैसा होता है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसा होता है, अमीबा, हाइड्रा आदि जीवों में संभरण और पाचन कैसा है। तो यह देखते हैं, आप शुरू करते हैं। पूरा यहाँ पर चैप्टर दिखाया गया है और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम सब ने अपने घर के आस पास पाए जाने वाले सभी जीव जंतु के बारे में हमने देखा है। इसी तथ्य से प्रत्येक जीव बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए अवश्य देखा होगा। जंतु अपने छोटे जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को तथा अन्य घास फूस तथा अन्य छोटे पौधे, फल फूल, पत्तियां आदि को भोजन ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसे पचाना। जीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है जीव जंतुओं को। मानव सहित सभी जीवों को उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास, गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने अनुभव किया हो कि जब आप लगातार कई घंटे तक कार्य करते हैं, पढ़ते हैं अथवा खेलते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? विभिन्न कार्यों को करने में शरीर को ऊर्जा खर्च होती है। इसी ऊर्जा को पूरी करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिससे खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जी, फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, जैसे रोटी, चावल से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, घी से वसा, फल सब्जियों से विटामिन। दरअसल ये सभी जो होते हैं जटिल यौगिक होते हैं, जिनका उपयोग शरीर सीधे रूप से नहीं कर सकता। सरल इसलिए इनको हम सरल पदार्थों में खंडित करते हैं। पाचन योग बनाना आवश्यक है। जटिल जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल व घुलनशील खाद्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन पाचन का मतलब होता है जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में तोड़ना। ये प्रक्रिया कहलाती है पाचन। इसमें दो भाग है, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना या अंतर्ग्रहण करना और उसका पाचन। तो अंतर्ग्रहण की हम विधि देखें। पहला विधि दिया है। हम जानते हैं हम जानते हैं मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं भोजन अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। आइए आसपास इनके अवलोकन। चींटी, मक्खी, केचुआ, गौरैया, मेढक आदि अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें दिया गया है, क्या इनके शरीर पे कार्य करने के लिए विशेष अंग होते हैं? मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। टिड्डे के पौने मुखांग होते हैं, नुकीला। मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नालिका जैसी संरचना होती है, जिससे वो भोजन ग्रहण कर लेती है। आगे हम देखेंगे इसमें सरीसृप। सरीसृप जो वर्ग के जंतु होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली के जो दांत होते हैं मुड़े और नुकीले होते हैं, जिससे वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते इसीलिए वो भोजन को पूरी निगल लेती है। स्तनधारियों
कि दांत काटने, फाड़ने, चबाने के लायक होते हैं। पक्षियों के में दांतों के स्थान पर चोंच पाई जाती है। उनकी आकृति अलग अलग होती है जो दाना चुभने, शिकार पकड़ने के काम आती है। कुछ पक्षी है जैसे बाज, चील के पंजे जो होते हैं पौने और मजबूत होते हैं, जो भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अति सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा है, अपना भोजन जो कैसे ग्रहण करता है, पादपों द्वारा ग्रहण करता है। हाइड्रा जो होता है अपने स्पर्शक, उसमें हाइड्रा होता है, हाइड्रा के ऐसे स्पर्शक लगे होते हैं, इसी स्पर्शक द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। क्या आप जानते हैं कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए इस भोजन का पाचन कैसा होता है? तो आइए हम इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य में होने वाले पाचन क्रिया को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए मानव में पाचन कैसे होता है। मानव में पाचन मानव में पाचन कैसे होता है। मनुष्यों के जो मुख होती है, मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद एक लंबी नलिका होती है जिसे आहार नाल कहते हैं। यहाँ से भोजन ग्रहण करता है और आहार नाल में भोजन अंदर की तरह चलाता है। आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। आहार नाल में क्या होता है, मुख गुहा होता है, ग्रास नली होती है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो हमारे आहार नाल होते हैं इसमें मुख गुहा होता है, ग्रास नली होती है, आमाशय होता है, ये छोटी आंत होती है यहाँ पर, और उसके बाद ये साइड में बड़ी आंत है। सबका जो इसमें मिश्रण होता है। आहार में विभिन्न भागों से भोजन विभिन्न पाचन माने विभिन्न अवयवों का पाचन किस प्रकार से होता है हम देखेंगे। तो इसमें क्या किया है, जब हम भोजन क्या करते हैं, मुख गुहा में आते ही भोजन जो होता है मुख गुहा में चला जाता है। भोजन मुख गुहा में आते ही भोजन को हम दांतों की सहायता से तोड़ते और चबाते हैं। दांतों की सहायता से हम भोजन को तोड़ते और चबाते हैं, ये दांतों की सहायता से। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना कार्य, जो हमारे मुख में दांत होते हैं सबकी संरचना एक समान नहीं होती है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। कृंतक होता है, काटने का कार्य करता है। रदनक जो होता है उस भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचर्वणक उसको पीसने और चबाने का कार्य करता है। उसके बाद एक और होता है चंवड़क, जो पीसने और चबाने का कार्य करता है। इस तरह से इसमें और भी दिया है इसमें कि हमारे दांत के जो ऊपरी भाग होते हैं, जो उस पर इनेमल पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, इसमें कैल्शियम नामक, एविलिन नामक लवण और प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें दिया गया है दांत के जो प्रकार हैं। हमारे दांतों के द्वारा जो होते हैं ये 4 प्रकार के कृतंक है, रदनक है, अग्रचर्वणक है और चर्वणक, ये 4 प्रकार के दांत दिए गए हैं। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में जब हम क्या करते हैं, दांतों के द्वारा भोजन को चबाते हैं और काटते हैं तो लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है और हमारे भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है। क्या आपने अनुभव किया है कि रोटी ज़्यादा देर तक चबाने से वह मीठी क्यों लगने लगती है? जब हम रोटी को देर तक चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है। रोटी के कार्बोहाइड्रेट को जटिल कणों के मीठे माल्टोज में बदल देता है, जिसके वजह से रोटी मीठी लगने लगती है, ज़्यादा चबाने से मीठी लगती है। लार के साथ चिकना होकर आहार नाल में ग्रसनी और फिर ग्रास नली में पहुंच जाता है। हमारा जो भोजन होता है ग्रसनी से होते हुए आहार नाल में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली से आमाशय में आता है और वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकता है। आमाशय में भोजन काफ़ी देर तक रहता है।
जो हमारा इसे अमाशय बनाया गया था, इस अमाशय में जो भोजन ज़्यादा देर तक रहता है। अमाशय की दीवारों से, जो अमाशय होता है इसकी दीवारों से जठर रस स्रावित होता है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम जो होते हैं, पेप्टिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्टिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन द्वारा दूध को दही में बदल दिया जाता है। इसी तरह से अमाशय अमाशय के जो होते हैं, अमाशय के आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। श्लेष्म जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, जो भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट तथा सड़ने से बचाता है। अमाशय अमाशय से भोजन छोटी आंत पहुंचता है। जब अमाशय में भोजन क्या हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जब ये अमाशय है, अमाशय से भोजन क्या हो जाता है, अमाशय से भोजन, ये छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत पे पहुँचा है। छोटी आंत से पहुँचने के बाद ये बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत में पहुँचता है। तो इस तरह से यहाँ दिया गया है। तो यहाँ से पचने से बचाता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। पित्ताशय, वहाँ पित्ताशय है, पित्ताशय से जो अमाशय यहाँ पर है, अमाशय दिया गया है, यहाँ से आया है, और यहाँ पर एक पित्ताशय होता है, अग्नाशय होता है। तो पित्ताशय से क्या होता है, पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों निकलते हैं और उसके बाद उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन कर देते हैं। जो अग्नाशय से पित्ताशय से और अग्नाशय से जो रस निकलते हैं, पित्ताशय से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी जो रस होते हैं, वो रस एंजाइम तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन को वसा और पाचन का होता है। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और उसके फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच जाता है, जिसकी दीवारों पर अंगुली नुमा उभार पाया जाता है। इसे बिलाई कहते हैं। और वही बिलाई क्या करती है, उस भाग पचे हुए भोजन को पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेती है और इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। बिलाई पाई जाती है, बिलाई जो भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको अवशोषित कर लेती है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग नली कोशिकाओं द्वारा शरीर के वृद्धि और जैविक क्रिया के संचालन में किया। जब अवशोषण हो जाता है तो जो कोशिकाएं होती है शरीर की वृद्धि और जैविक क्रियाएं के लिए उसका उपयोग करती है और ये प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन का अनुपयोगी जो भाग होता है बड़ी आंत में चला जाता है और इसके बाद बड़ी आंत में जो पानी होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और ठोस पदार्थ होते हैं जो मलाशय में एकत्र हो जाते हैं और समय समय पर गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो उसी को वही क्षेपण कहते हैं। तो हमारे शरीर का अपशिष्ट और ठोस पदार्थ जो बाहर निकलना जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बहिक्षेपण कहते हैं। ये निम्न प्रकार से पूरा होती है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और ये बहिक्षेपण। ये 4 प्रक्रिया में ये पूरा होता है। आगे हम देखेंगे, इसमें एक दिया गया है सारणी। मुख गुहा से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन के मंड या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और ये माल्टोज में बदल देता है। ग्रास नली से कोई पाचक रस नहीं निकलता है और इसमें चबाया हुआ भोजन जाता है। इसमें दिया है अमाशय से जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसका काम है प्रोटीन, दूध और पॉलीपेप्टाइड को
पॉलीपेप्टाइड दूध से दही में बनाना। छोटी आंत में पित्त रस और अग्नाशयी रस जाकर मिल जाता है, जो वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड स्टार आज का तोड़ता है, उसको पचाता है, इम्यूनो अम्ल अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके अतिरिक्त जो होता है, बड़ी आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण करे। जो खाना पचकर और जो चला जाता है बड़ी आंत में, उसमें जल होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद गुदा द्वारा अस्थायी रूप से अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या अपचे पदार्थ होते हैं, उसका संग्रह यहाँ पर होता है और यहीं से निकल जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। जंतु घास खाते हैं तो उनका पाचन हो जाता है, अर्थात वो पच जाता है, लेकिन हम लोग मनुष्य खाते हैं तो नहीं पचता। क्यों नहीं पचता है? क्योंकि उनमें एक सीकम नामक नली पाई जाती है जिसे वो पचा लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। क्या आप शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस आदि को भोजन करते हुए देखा होगा? ये जंतु पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अमाशय में के एक भाग में भंडारित कर देते हैं, और इस भाग को हम रूमेन कहते हैं। गाय भैंस जो होते हैं जानवर, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चारा को खा लेते हैं और पेट में एक जगह भंडारित कर देते हैं अमाशय में, और उस भाग को हम रूमेन कहते हैं, जहाँ पर वो अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक, जो रूमेन होता है उसमें भोजन का थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और चबाते रहते हैं। जो भोजन रूमेन में अथवा अमाशय में इकट्ठा हो जाता है, उसको जो जानवर होते हैं धीरे धीरे अंदर अमाशय से पेट में लाते हैं और धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सो बगड़ी करते हैं और उसको चबाते रहते हैं। तभी आपने अक्सर जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। चबाने का ये जो प्रक्रम होता है रोमंथन का, तो अपने मुंह को बार बार खाना चबाने के लिए रात में या दिन में करते हैं, उसको रोमंथन कहते हैं। ऐसे जो जंतु होते हैं उनको रोमंधी या रूमिनेंट कहते हैं। आगे, दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है। घास में सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, सेलुलोज पाया जाता है, और इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। रूमिनेंट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन का सेलुलोज इसी स्थान पर पाचन हो जाता है। तो सेलुलोज जो खाना चारा का है, चारा में क्या पाया, सेलुलोज पाया जाता है, और इनमें अंधनाल या सीकम पाया जाता है। इसी के वजह से सेलुलोज का पाचन जानवर कर लेते हैं। अंधनाल या सीकम पाया जाता है, जो मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर लोगों ने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, किंतु बहुत से ऐसे जंतु हैं जिसमें कोई पाचन अंग विकसित नहीं होता। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें पाचन अंग विकसित नहीं होता है, फिर भी इन जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण, पाचन हो जाता है। आइए, एक कोषीय जंतु अमीबा में पोषण कैसा होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अमीबा में पोषण कैसा होता है। अमीबा एक कोषीय जंतु, अमीबा एक कोषीय जंतु है। अमीबा तथा हाइड्रा में संभरण और पाचन कैसा। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला, अमीबा जो होता है जलाशयों में पाया जाता है, एक कोषीय जीव है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और आकार को हमेशा बदलता रहता है। कोशिका, इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली समान प्रवर्ध निकले होते से पदार्थ कहते हैं। ये जो होता है अमीबा ऐसे ऐसे होता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके
अंगुली, इसमें से अंगुली नुमा पदार्थ निकले होते हैं। ये जो होते हैं अंगुली नुमा, इसमें ऐसे ऐसे ये निकले होते हैं, इसी को पदार्थ, इसको हम पदार्थ कहते हैं। अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं पदार्थ। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही उसे कोशिका झिल्ली के समीप एहसास होता है, खाद्य कणों को अपने पदार्थ विकसित कर लेता है। ज्यों पता चलता है कि इसके अगल बगल कोई जानवर, कोई जीव जंतु है, उससे टच होता है तो क्या कर लेता है, अपने पदार्थ को विकसित, अपने पैरों को फैला देता है और कप नुमा संरचना, ये कप नुमा संरचना है, इस कप रूपा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी धामी में फंस जाते हैं और पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं और पुनः उसके जो पदार्थ निकले हुए थे वो खत्म हो जाते हैं, इस टाइप का हो जाता है। और खाद्य धानी में पाचक और उसके अंदर से पाचक रस रहित होते हैं, इसके अंदर से पाचक रस रहित होते हैं और खाद्य पदार्थों को निष्क्रिय करके उसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे वह अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा वृद्धि और अपना जो होता है जैविक कार्य करता है। विभिन्न क्रियाओं करता है। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अवशोषण कर लेता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके जो खाद्य धानी होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल देता है। हाइडर नामक जंतु में मुख स्पर्शक हीरा, हाइड्रा के बारे में देखते हैं। हाइड्रा में भी क्या होता है, ये इसका मुख होता है, इसके चारों तरफ इस तरह से संरचना होती है जिसे हम स्पर्शक कहते हैं। देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाया जाता। कुछ विशेष कोशिकाओं समूह पाचन कार्य को संपन्न कर स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख के अंदर आता है और कोशिकाओं में इसका पाचन हो जाता है। तो कोशिकाओं को अपने अंदर अपने पाचन, अपने भोजन को क्या करता है, इसके मुंह के अंदर ले लेता है, उसका पाचन कर देता है स्पर्शकों के द्वारा। इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत क्रम सभी प्राणियों में एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, इनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके जीव जंतु अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो खाद्य पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है इसको सरल पदार्थ में परिवर्तित कर लिया जाता है और जब सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो हमको ऊर्जा मिले। खाना खाते हैं तो जटिल और अघुलनशील पदार्थ होता है और जब हम उसको भोजन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सरल और सरल भागों में टूट जाता है, जिससे हमको भोजन पच जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और इस तरह से इस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने विभिन्न कार्यों में करने में लगाते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर इसी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से ये वीडियो लगातार आते रहेंगे, आप लोगों को पूरा सिलेबस कराया जाएगा। नमस्कार।